बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन समस्त छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर में लिया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि बीए सेकंड ईयर में आप हो, थर्ड सेमेस्टर में, या बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, बात एक ही है। ओके, तो आप ये मत घबराइएगा कि थर्ड सेमेस्टर अलग है और सेकंड ईयर अलग है, क्योंकि वन ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 6-6 महीने में परीक्षा होती है। तो आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं रेडी हो चुकी हैं। अब आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका, मतलब सेकंड ईयर शुरू हो चुका है, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये आपके सेकंड ईयर में रहेंगे। उसके बाद में आप फाइनल ईयर अर्थात थर्ड ईयर में जाएंगे और वहां पर आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे, एक फिफ्थ और एक आपका फाइनल सेमेस्टर अर्थात सिक्स्थ सेमेस्टर। ओके, तो इस प्रकार से सेमेस्टर लगभग 6 सेमेस्टर में आपका बीए कंप्लीट होगा। तो इसी श्रृंखला में थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूं, लगभग आप मध्य में पहुंच चुके हो। ठीक है, आपने लगभग 1 साल पढ़ लिया है, अब 1-1.5 साल पे पहुंचेंगे, तो 3 साल का चूंकि कोर्स है आपका बीए का, ठीक, तो 6 सेमेस्टर को मिला करके होंगी। तो उसी में शिक्षा शास्त्र एक विषय वस्तु होती है, अर्थात शिक्षा समझ रहे हैं ना, जिसको हम अंग्रेजी में एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक, तो एजुकेशन विषय वस्तु में हमको क्या क्या पढ़ना है, और उसको तो ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में डिस्कस कर दिया है। आज का मेन मोटिव मेरा ये है कि यूनिट 1 से संबंधित जो चैप्टर 1 है, अर्थात चैप्टर 1 के बारे में हम अध्याय 1 के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अध्याय 1 का आपके नाम है शिक्षा एवं दर्शन की अवधारणा की प्रकृति और दोनों के बीच में संबंध। यहाँ पर चैप्टर से एक बात क्लियर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजी में एक बार देख लीजिएगा इसको, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड रिलेशनशिप। व्हाट डू मीन रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या होती है? संबंध, इट्स कॉल्ड संबंध। यानी संबंध किसके किसके बीच का संबंध कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझने की बात है कि आखिरकार ये जो अवधारणा लिखी है किसकी अवधारणा के बारे में बात कर रहा है। ये जो प्रकृति लिखी है, नेचर लिखा है, ये किसके नेचर के बारे में बात कर रहा है, या ये जो संबंध लिखा है ये किनके बीच के संबंधों की बात कर रहा है। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है इसी पर अगर हम फोकस करें तो हमारे समक्ष ये बात आती है कि आखिरकार यहाँ पर 2 पहलू हैं। पहला मुद्दा आपका है शिक्षा और दूसरा मुद्दा है आपका दर्शन। अब यानी शिक्षा मतलब एजुकेशन, दर्शन माने फिलोसॉफी। अब ये दर्शन क्या है और ये शिक्षा क्या है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या इसमें। देखिए शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा के अवधारणा का मतलब होता है, देखिए अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा अर्थ अर्थात मीनिंग, और एक प्रकार से जो परिभाषा अर्थात डेफिनेशन होती है वो संकलित हो जाती है इसमें। तो सबसे पहली बात शिक्षा की अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, ठीक है, और शिक्षा की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में शिक्षा, अब यहीं पर छोड़ दीजिए। फिर दर्शन का अर्थ यानी दर्शन की अवधारणा, दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषा, और उसके बाद में इसकी प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फिलॉसफी। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। अब इन सभी के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, अब हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी रिलेशनशिप देखना किसी के बीच में। शिक्षा, जो कि 2 पॉइंट है यहाँ पर, देखिए शिक्षा और दर्शन। तो व्हाट डू यू मीन डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, अर्थात शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, उन संबंधों को बताना है। वैसे एक शब्द में अगर इन संबंधों की बात की जाए तो शिक्षा और दर्शन में वही संबंध है जो एक सिक्के के 2 पहलुओं में है, अर्थात हेड और टेल में है। यानी बिना हेड के ना अकेले टेल 1 रुपए का काम कर सकता है, ना जो है अकेले हेड काम कर सकता है, अर्थात दोनों का होना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से मानवीय जगत में, इस संसार में अगर शिक्षा है तो उसमें दर्शन है, और तमाम सारे दर्शन मिलकर के शिक्षा का निर्माण करते हैं। शिक्षा और दर्शन के दोनों पहलुओं पर अभी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले शिक्षा का अर्थ और दर्शन का अर्थ आपको जानना है। उसके बाद शिक्षा का अर्थ जानेंगे, उसी के साथ उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके दर्शन का अर्थ उसकी परिभाषा जानेंगे, फिर उसकी प्रकृति को जान लेंगे दोनों की, ठीक है, और उसके बाद में दोनों के बीच में संबंध जान लेंगे। इस प्रकार से आपका ये चीज होगा। अच्छा, बात की जाए अगर शिक्षा के अर्थ की, तो यहाँ पर बड़े आराम बड़े ध्यान समझिएगा।
शिक्षा वैसे मैं बता दूं, शिक्षा जो होता है, शिक्षा शिक्षा और दर्शन का एक संबंध एक लाइन में और समझ लीजिए। शिक्षा की अगर बात की जाए तो क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा जो होता है ये विचारों का पुंज है। क्या है? शिक्षा जो है विचारों का पुंज है। एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, शिक्षा क्या है? विचारों का पुंज है। और दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? दर्शन को ही क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अर्थात दर्शन को एक भाषा में विचार भी कहते हैं। ठीक, यानी जिसको हम दार्शनिक कहते हैं उसी को हम विचारक भी कहते हैं। यानी जो व्यक्ति दार्शनिक होगा वह विचारक भी होगा। अर्थात यही विचार जो होते हैं वही दर्शन बनते हैं। तो विचारों का एक पुंज है। तमाम सारे जब विचार अर्थात बहुत सारे विचार जो होंगे जब इकट्ठा हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे तो शिक्षा का निर्माण होगा। और विचार की उत्पत्ति कैसे होती है? जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तभी ना उसके अंदर विचार, तभी ना उसके अंदर ज्ञान और तभी ना उसके अंदर दर्शन की विकास होगा। अर्थात शिक्षा के द्वारा किसका विकास होता है? दर्शन का विकास होता है व्यक्ति के अंतर्गत। और यही तमाम सारे दर्शन मिलकर के कई विचार जब आपस में मिलते हैं तो आकर के एक शिक्षा विचारों का पुंज बनता है। और उसी विचारों के पुंज को हम शिक्षा कहते हैं। अर्थात शिक्षा और दर्शन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर भी इन दोनों में रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यह संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। जिस प्रकार से मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा और दर्शन का संबंध होता है। अब बिना समय गवाए हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। क्योंकि शिक्षा के अर्थ की अगर बात की जाए या किसी भी शब्द के अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के कई मायने होते हैं। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर एक नई चीज आपको यह जानने को मिलेगी। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, एक हो जाएगा आपका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है कि शिक्षा जो है, यानी कि शिक्षा को अंग्रेजी में हम अगर देखेंगे, देखिए एजुकेटम, ठीक है, एजुकेशन एक शब्द है। ये बना किससे है? तो ये बना है लैटिन, एक शब्द है लैटिन भाषा का एक शब्द है भाई। क्या नाम है उसका? एडुकेटम। ठीक है, क्या नाम है? एडुकेटम। ओके, एडुकेटम जो शब्द है इससे बना है, लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम। इसी से बना है आपका शिक्षा। और मतलब एडुकेटम से बना आपका क्या? एजुकेशन। और एजुकेशन से हिंदी रूपांतरण हो गया उसका क्या? शिक्षा। तो इसका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। और इसका एक प्रकार से वास्तविक अर्थ भी जानेंगे, इसका जो है संकुचित अर्थ और इसका व्यापक अर्थ भी जानेंगे। अर्थात एक शब्द के या एक पहलू के या एक पारिभाषिक शब्दावलियों के कई अर्थ होते हैं। तो खास करके शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए हमको सबसे पहले शिक्षा के शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका शब्द क्या बयां करता है। एडुकेटम की बात की जाए तो एडुकेटम खास करके यहां से अगर मैं बताऊं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। कौन कौन से शब्द है भाई? पहला शब्द तो आपका ई, यानी ई, और दूसरा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा भाई? डूको। ठीक है, ई प्लस डूको, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है क्या? एडुकेटम। और एडुकेटम से बना है आपका एजुकेशन। एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण आपका शिक्षा होगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई। ई मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, ई मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। ई मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। और डूको का मतलब क्या होता है? डूको का मतलब होता है भाई बढ़ाना, एक प्रकार से क्या करना। डूको का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या बाहर लाना, एक प्रकार से खींचना या उसको विकसित करना। एक प्रकार से मेरे हिसाब से विकसित करना ज्यादा बेटर यहाँ पर शब्द बैठ रहा है इसके अर्थ में, विकसित करना। ठीक, अब देखिए, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा कि अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। यानी जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपके अंदर विचारों का पुंज समाया हुआ है, उसी विचारों के पुंज को, उन्हीं चीजों को बाहर लाने की एक प्रक्रिया, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, आपने किसी वस्तु को देखा, उसके प्रति आपके क्या मंतव्य हैं, क्या विचार हैं, क्या आत्मिक जो है शाब्दिक तात्पर्य आप उसका दे सकते हैं,
तो वो आपके जो मनोभाव है, आपके अंदर की जो ज्वाला है, वो शब्दों के माध्यम से जब बाहर निकलती है वही शिक्षा कहलाती है। अर्थात अंदर जो चीजें दबी पड़ी हैं जब वही बाहर आती हैं और उनका विकास होता है तो वही चीजें शिक्षा कहलाती हैं। अर्थात ई मतलब अंदर से बाहर की ओर, डोको मतलब विकसित करना, जो आपके अंदर की शैली है, आपके अंदर का ज्ञान या विचारों का जो पुंज है, वो विचारों का पुंज जब विकसित होता है, आगे बढ़ता है, सामने आता है, वही शिक्षा कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा शिक्षा की, मतलब सिंपल सी परिभाषा इसे शाब्दिक अर्थ के द्वारा ही मैंने बना ली। अब थोड़ा सा इसके और आगे हम चलेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो ये आपका हो ही गया। अब शिक्षा के लैटिन भाषा से है एडुकेटम। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा सभी लोग। उसके बाद में थोड़ा सा जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा की अगर बात की जाए, जैसे कि जो है संकुचित अर्थ, शिक्षा का एक संकुचित अर्थ होगा। संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है? संकीर्ण दायरा। एक मिनट में उसको भी मैं समझा दे रहा हूं, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ। ठीक है, इसका मतलब होता है, एक मान लेते हैं कोई विद्यालय है, एक परिसर है, एक परिवार है, या एक मान लेते हैं एक समाज है। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा क्या है? समाज है। ये आपका घर है, ये आपका विद्यालय है। ठीक है, जहां पर विद्या मिलती है। तो एक प्रकार सोचिएगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि उचित समय में, देखिए एक निर्धारित समय यहां पर लिख दीजिएगा। निर्धारित समय अर्थात इसमें टाइम भी फिक्स होता है, निर्धारित स्थान भी होता है इसमें। ठीक है, स्थान भी निर्धारित होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो सिलेबस, पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। ठीक, निर्धारित पाठ्यक्रम। तो एक प्रकार से आप देखिएगा, इसके अलावा उसका उद्देश्य भी क्या होता है? उद्देश्य जो होता है उसका, ये समाज, सामाजिक मूल्यों को सिखा दिया जा सके, बच्चे को पारिवारिक चीजों के बारे में समझाया जा सके, और समाज से जो तारतम्यता है व्यक्ति की, तारतम्यता अर्थात समाज में वो समायोजन कर सके, समाजीकरण की प्रक्रिया को जान सके, यही शिक्षा है। अर्थात ऐसी शिक्षा शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम रखते हैं। ऐसी शिक्षा जो किसी दायरे में, किसी परिधि में रह करके, जब किसी परिधि में, परिधि मतलब किसी दायरे में, किसी संकीर्ण विचारधारा में, जब इसे विद्यालय में बच्चा बैठा तो विद्यालय को एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम फिक्स है कि हाँ तुमको यही पढ़ना है। अब क्या शिक्षा का जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, क्या शिक्षा का सिलेबस सही है? लेकिन नहीं, 6 महीने में आपको इतना ही पढ़ना है, इतनी संकीर्ण बुद्धि आपकी फैलेगी, तो उतने में आपको फिक्स कर दिया गया कि इतना ही आपको पढ़ना है। तो ये हो गई संकीर्ण दायरा। अर्थात जो विद्यालयी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कॉलेज वाली शिक्षा होती है, ये सारी की सारी शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें टाइम निर्धारित होता है कि आपको 15 साल 16 साल पढ़ लेना है, ये हो गई आपकी शिक्षा कंप्लीट। ठीक, पीएचडी वगैरह कर लिया, खत्म। इसके अलावा निर्धारित स्थान, ठीक, विद्यालय में पढ़ना है, घर पर भी आप कोचिंग वगैरह पढ़ सकते हैं, समाज में, समाज के द्वारा कुछ सीख सकते हैं, कुछ मात्रा में, कुछ समय के लिए। पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना ही पढ़ना है। उद्देश्य इसका होता है कि सामाजिक मूल्यों को और पारिवारिक मूल्यों को और आर्थिक तत्व के हिसाब से आप उसको कमा धमा सके। इस प्रकार से व्यवसायिक शिक्षा का व्यवसायीकरण भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा के ये जो पहलू है, शिक्षा का संकुचित अर्थ में क्या होता है कि एक निर्धारित समय में, एक उसकी निश्चित अवधि में उस बच्चे को उतना ज्ञान दिया जाता है ताकि वह सामाजिक समायोजन करने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार के द्वारा की गई शिक्षा, या इस प्रकार के द्वारा दी गई शिक्षा, या इस उद्देश्य से दी गई शिक्षा, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। बस इतना था, यानी कि एक दायरा फिक्स कर देना। एक संकुचन, संकुचन माने क्या होता है? कम से कम, अर्थात एक समय, निर्धारित स्थान, निर्धारित पाठ्यक्रम के हिसाब से जब कोई बच्चा पढ़ता है और उतना ही पढ़ता, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। तो कुछ विद्वानों ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को लेकर के परिभाषाएं दी हैं। ठीक, अभी परिभाषाओं को हम चर्चा करेंगे तो चर्चा कर लेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो बस ये होगा संकुचित अर्थ। आप लोग बुक वगैरह में देख करके बहुत हिदास जाते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अरे संकुचित अर्थ क्या है? तो कुछ ना हुआ भैया, संकुचित अर्थ माने बहुत, संकुचित माने बहुत कम, छोटा, ठीक है, संकीर्ण, बहुत पतला, इस प्रकार समझो। ठीक है, संकुचित माने कम चीज पढ़ाई। तो भाई अब विद्यालय में बहुत कम चीज आप सीखते हैं। अब शिक्षा का एक प्रकार से अगर बात किया व्यापक अर्थ, तो व्यापक अर्थ के बारे में अगर बात किया या
वास्तविक अर्थ के बारे में बात की है शिक्षा के, ठीक है। व्यापक अर्थ या वास्तविक अर्थ की बात किया, एक ही अर्थ आप रख सकते हो। मैं एक शब्द में आपको लिखने का प्रयास करूंगा, एक शब्द में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। देखिए तीसरा पॉइंट इसी अर्थ में आप लिख दीजिएगा, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होगा, ये भी बड़ा ध्यान समझिएगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ की बात की जाए तो देखिए, बच्चे का स्कूली ज्ञान तो है ही, जो कुछ भी पढ़ रहा है वो तो है ही। इसके अलावा अगर बात की है वास्तविक चीजों की, तो चूंकि शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलती रहती है। बच्चा जब पैदा होता है अर्थात शैशवावस्था से लेकर के आप देखिएगा आती है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था से होकर के आती है कौन सी अवस्था आपकी, बाल्यावस्था के बाद में कौन सी आती है, किशोरावस्था आती है, ठीक है। किशोरावस्था की बात की जाए, किशोरावस्था के बाद में आती है आपकी, ठीक है, जो है एक प्रकार से युवा अवस्था जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक, या फिर प्रौढ़ावस्था में बोल देना डायरेक्ट, प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था की बात की है तो ये हो गया। इसके बाद में आपकी वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था बोल सकते हैं, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था तक और मरणोपरांत मैं बता दूं, मरणोपरांत तक, यानी जब तक आप मरने के बाद नहीं, जब तक आप मर नहीं जाते हैं, मृत्यु तक, ठीक है, मृत्यु तक। यहाँ मरणोपरांत लिखना उचित ना होगा, मृत्यु तक, ठीक है, मृत्यु तक अगर मैं बताऊं, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु तक की बात बताऊं, यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति, तब तक जो शिक्षा ग्रहण करता रहता है। क्योंकि हर एक वस्तु से शिक्षा, वहां पर केवल एक टीचर पढ़ाता था वो शिक्षा हो गई, ठीक है, और एक कोई व्यक्ति बता दिया वो शिक्षा। लेकिन टीचर के द्वारा बताई गई शिक्षा तो शिक्षा है, वो संकुचित अर्थ में आती है। लेकिन जो मैं शिक्षा की यहाँ पर वास्तविक अर्थ की बात कर रहा हूं, या इसी को अगर बात कर दी जाए व्यापक स्तर पर या व्यापक अर्थ, ठीक है, व्यापक अर्थ इसको बोल सकते हैं, व्यापक अर्थ यानी बड़े स्तर पर, ठीक, चाहे उसको वास्तविक अर्थ चाहे व्यापक अर्थ। शिक्षा को एक कटघरे में अगर तौले हम तो शिक्षा नहीं हो पाएगी। वो तो एक प्रकार से वो व्यवसायीकरण की शिक्षा हो सकती है। वो आपको एक प्रकार से थोड़ा सा सामाजिक समायोजन के, सामाजिक स्तरीकरण के हिसाब से फिक्स कर देगी। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर दे देगी किताबी शिक्षा या सिलेबस वाली शिक्षा, लेकिन जो शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से आपको मिलेगी, अर्थात दुनिया का या जितना भी पूरे के पूरे मतलब वातावरण या पूरे के पूरे पर्यावरण की मैं बात करूं, जितना भी चीजें समाहित हैं, हर एक वस्तु से व्यक्ति को जानकारी मिलती है। और जिस भी व्यक्ति से, जिस भी वस्तु से, जिस भी चीज से, जिस भी जानवर से हमको जो भी जानकारी ग्रहण होती है वो सब शिक्षा है। तो शिक्षा का एक व्यापक धरातल है पूरी पृथ्वी, और उस पर मनुष्य यथा कथा यत्र तत्र फैले हुए वस्तुओं से, विचरण कर रहे व्यक्तियों से तमाम प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की शिक्षा के अर्थ को हम शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात शिक्षा एक किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा मात्र स्कूली ज्ञान नहीं है, शिक्षा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, शिक्षा स्वतंत्र है, शिक्षा व्यापक है और हर धरातल पर फैली हुई है। और वह शिक्षा जो एक संकीर्ण दायरे में होती है, वह शिक्षा का व्यापक अर्थ कदापि नहीं हो सकता। अर्थात शिक्षा का व्यापक अर्थ मेरे हिसाब से नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्रियों के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मात्र किताबी ज्ञान लेकर के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते नहीं गाँव माँ कि या तो पढ़ लियो या तो कर लियो। अगर व्यक्ति पढ़े हो है मतलब खूब पढ़ ली सी, लेकिन एक कढ़ा व्यक्ति से कभी आगे ना जा पाए। ये मान लीजिए आप किताबी ज्ञान लेकर के और अनुभव नहीं है आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है। एक मैं बता दूं, बिना पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं, मोटरसाइकिल की मान लीजिए कोई बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई प्रिंटर बना रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की चीजें आप देखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बस सीख करके अखाड़क लतमरुओ पहलवान होते हैं। तो अखाड़क लतमरुआ कहाँ सीखते हैं, समझ रहे, जो अखाड़ा में एक प्रकार से क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक, तो वो भी पहलवान हो जाते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है, उन्होंने पढ़ा नहीं कि ऐसे दांव हमको ऐसे करना, उन्होंने करके देखा है, ठीक, इंप्लीमेंट किया खुद पर, तो वो ज्यादा बेटर होता है। मेरे हिसाब से शिक्षा का संकुचित अर्थ भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका व्यापक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका वास्तविक और हर एक क्षेत्र में बात की शिक्षा का अर्थ वास्तविक शाब्दिक अर्थ भी ठीक ठाक है।
और संकुचित अर्थ भी ठीक ठाक है अपने हिसाब से, अपनी जगह पर, अपनी समय के हिसाब से, और ये भी ठीक ठाक है। अर्थात शिक्षा के तमाम प्रकार के पहलू थे जिन पर मैंने चर्चा करी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। शिक्षा की परिभाषाओं को समझ लेंगे, उसके बाद में फिर हम दर्शन के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। ओके, चलिए तो अब हम समझेंगे शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं और विभिन्न परिप्रेक्ष्य, किन किन तरीके से लोगों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और बड़े ही विस्तार से आपको एक एक चीज को समझाने का प्रयास रहेगा ताकि आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही न पड़े। एक ही वीडियो देखो और उसमें समस्त पहलुओं पर चर्चा आपको मिल जाए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि शिक्षा की परिभाषाओं को जब मैंने पढ़ा तो मेरे समक्ष कई सारी बातें आई, और उन सभी सारी बातों को मैंने लगभग 5 कैटेगरी में बांटा। और 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली कैटेगरी में शिक्षा की वे परिभाषाएं आती हैं जिसमें शिक्षा की अंतःशक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया। दूसरी वे आती हैं जिसको शिक्षा वातावरण के अनुकूलन के रूप में दिखाया गया, ऐसी प्रक्रिया के रूप में। तीसरी परिभाषा हमको मिली कि शिक्षा समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के रूप में हमको मिली, तो इसको मैंने रख लिया। और चौथी मिली शिक्षा जो होती है जो कि बालक के जो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के रूप में मिलती है, तो इसको मैंने रखा। और एक ऐसी परिभाषा मिली जिसमें शिक्षा दर्शन के विकासशील पक्ष के रूप में हमारे समक्ष आई। तो मैंने सोचा कि इस 5 कैटेगरी में मैं बांट लेता हूं, और इनमें कौन कौन से विद्वानों ने अपने अपने योगदान को दिया है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि शिक्षा की जो परिभाषा है अंतःशक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया के रूप में, उनमें नाम आता है सुकरात, फ्रोबेल और जो है एडिसन का। किसका नाम आता है? एडिसन का और गांधी जी का। यानी कि 4 महान विभूतियां सुकरात, फ्रोबेल, एडिसन और गांधी जी, ये ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने शिक्षा शास्त्र की शिक्षा की परिभाषा को देते हुए, शिक्षा शब्द की परिभाषा को देते हुए कहा कि शिक्षा क्या होती है? अंतःशक्तियों को बाहर लाने की एक प्रक्रिया है। इन सभी की परिभाषाओं को जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं, मतलब कि यही चीजें, मतलब पूरा सार तत्व तो यही है इन चारों की कि सुकरात, फ्रोबेल, एडिसन और गांधी जी, इन सभी चारों की अगर परिभाषाओं को आप पढ़िएगा शिक्षा की तो आपको मिलेगा कि ये इन्हीं बात पर जोर देते हैं कि जो मनुष्य की, जो व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हीं आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने की एक प्रक्रिया बताया शिक्षा की। ठीक है, यानी शिक्षा क्या होती है? व्यक्ति की जो आंतरिक दशाएं हैं उसी का बाहर प्रकटीकरण ही शिक्षा है। आइए समझते थोड़ा सा, उसके बाद में नेक्स्ट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रोबेल महोदय का कथन मैंने रखा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको रखा। देखिए फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या कहा? एक प्रक्रिया है, अर्थात एक क्रिया है। शिक्षा इसी हिसाब से अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम, अर्थात डोंट टच एंड डोंट सीन। ना तो शिक्षा को हम छू सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं, शिक्षा को महसूस कर सकते हैं हम, अर्थात एक प्रक्रिया है। और जो भी क्रिया या प्रक्रिया होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें मोशन हमेशा बना रहता है क्रिया में। अंग्रेजी में क्रिया की परिभाषा आपको पता ही होगा। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, या शिक्षा एक प्रक्रिया, फ्रोबेल महोदय ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालकों की क्या करती है? अंतःशक्तियों को, जो बालक होते हैं उन बालकों की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, जो आंतरिक शक्तियां अर्थात जो अंतः शक्तियां होती हैं, जो उनके अंतर टैलेंट छुपा हुआ होता है, उसका बाहर प्रकटीकरण ही शिक्षा होती है। देखिए क्या कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो क्या करती है? बालकों की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, जो अंतः शक्तियां होती हैं, उन्हीं अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती हैं। अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होता है, उसका जो आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हीं आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की एक क्रिया,
बाहर लाने की एक प्रक्रिया, वही शिक्षा होती है। ये किसने बताया? फ्रोबेल महोदय ने बताया। अच्छा, तब तक फ्रोबेल के से पहले सुकरात ने बताया, बाद में एडिसन ने बताया, और सबसे बाद में आते हैं महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगर बात करें हम, तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी की बड़ी जो है समझी और नपी तुली परिभाषा है, और बड़ी बेस्ट परिभाषा मुझे लगी। गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कहा कि शिक्षा से अभिप्राय, यानी शिक्षा से अभिप्राय मानी शिक्षा से मतलब, शिक्षा का तात्पर्य कुछ भी बोले तो शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा, इतने लेवल पर ना तो सुकरात जा सके, ना फ्रोबेल, ना एडिसन, जितना लेवल अंदर तक घुस गए कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने आंतरिक शक्तियों के बारे में केवल बताया फ्रोबेल ने, लेकिन यहीं पर महात्मा गांधी कहते हैं कि शरीर तो होता ही है बाहरी आवरण, लेकिन अंदर अगर आप बात करते हैं अंतः शक्तियों की, तो अंतः शक्तियों को देयर आर डिवाइडेड इन पार्ट ऑफ 3, अर्थात उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहली बात तो एक तो शरीर का बाहरी आवरण हो गया जो आंतरिक शक्तियां हैं, दूसरी मन, और तीसरी आत्मा। देखिए, शरीर, मन और आत्मा ये तीनों अलग अलग पहलू हैं, और खास करके जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा उसको इन तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब पता चलेगा। ठीक है, इन शब्दों का क्या मतलब चलेगा भाई? इन शब्दों का अलग अलग मतलब पता चलेगा। अब थोड़ा समझो कि आखिरकार ये है क्या, पूरा मामला है क्या, शरीर, मन और आत्मा का पूरा मामला क्या है। शरीर आपका बाहरी आवरण, आपको पता ही है। मन और आत्मा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोल एंड मन, बताएं क्या अंतर होता है आत्मा और मन में? बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मा क्या होती भाई? आत्मा की अगर हम बात करें तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मनम हिम चंचलम कृष्णम, आत्मा को लेकर के गीता में एक श्लोक भी है कि नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपुः न शोषयति मारुतः। अर्थात नयन मतलब आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नयनम छिद्दन शस्त्राणि, नयन को ना तो आत्मा को क्या किया जा सकता भाई? अरे यार ना परेशान करो महारानी, मक्खी है एक दौड़ दौड़ के आ रही। तो मैं बता रहा था कि आत्मा जो होती है, अर्थात नयन जिसको कहते हैं संस्कृत में, आत्मा क्या है? नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि, यानी शस्त्रों के द्वारा इसको छेदा अर्थात भेदा नहीं जा सकता। किसको? आत्मा को। नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, ना तो इसको पावक अर्थात अग्नि के द्वारा, दहति माने जलाना, जलाया जा सकता है। नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः, न जल में से इसको गीला अर्थात डुबोया जा सकता है, ना इसको जो है मारुतः मतलब एक प्रकार से जो हवा होती है उसके द्वारा इसको उड़ाया जा सकता है या सुखाया जा सकता है, कई प्रकार की चीजें। ठीक, तो आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। और खास करके आप देखिएगा, और मन जो होता है मनम हिम चंचलम कृष्णम, ठीक, यानी मन जो होता है बहुत चंचल होता है। हे कृष्ण, अर्जुन जी कहते हैं, मतलब अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मन जो होता है ये बड़ा चंचल होता है, बड़ा जो है प्रकार से अस्थिर होता है, और इसी मन को जो अस्थिर मन होता है इसको स्थिर करने के लिए हमको किसी साधना की, किसी तप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मन जो होता है उसको कंट्रोल में जिस व्यक्ति ने कर लिया वो बहुत बड़ी बात। जैसे अगर मैं एक देहाती उदाहरण आपको दूं कि आप गांव में हैं और आपके जो है आप बाहर जाइए, गन्ना का खेत लगा हुआ है और गन्ना आपको जो है चूसने का मन कर रहा है, चूहने का मन कर रहा है गन्ना की, गन्ना चूहे खेत में। अब गन्ना चूहने के लिए, अब हम लोग उसको चूहना बोलते हैं, शहर वाले उसको चूसना बोलते हैं, गन्ने को चूसना, उसको चूहा जाता है, जिसको देहाती भाषा में चूहना कहते हैं। ठीक है, तो जब गन्ना चूहने के लिए से गन्ना होता है बड़ा बड़ा, आपको पता ही होगा, जिसको बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारे ज्यादा विद्यार्थी गांव से बिलोंग करते हैं, तो गन्ना जो होता है वो सभी को पता होगा। गन्ने की अगर मैं खास करके बात करूं तो जो गन्ना होता है किसी दूसरे के खेत में मान लेते गन्ना बोया हुआ है, आप गुजर रहे हैं उधर से, आपको मन कर रहा है कि गन्ना चूह ले, तो आपका मन कर रहा है कि गन्ना चूह ले, लेकिन तो वहीं से एक आवाज पीछे से आपको आती है, एक बुलंद सी, कि भाई अगर गन्ना तोड़ोगे तो अभी जिसका खेत है वो आ जाएगा, 2-3-4 सोटा मारे और फिर सब जितना गन्ना चूहे मन है सब निकल जाए। अर्थात जहां मन जो होता है अपनी जो
तरंगे होती, उमंगे होती, उसको दिखाता है। वहीं पर उन्हीं मन को कंट्रोल में करने के लिए आत्मा ने बुद्धि को बना दिया है। अर्थात मन एक प्रकार से घोड़ा है एक रथ का, और जो बुद्धि है वो उसको कंट्रोल करती है। ओके, जो बुद्धि है क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। बुद्धि किसके बस, आत्मा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज इन्होंने बताई महात्मा गांधी ने। मैं गीता बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि गीता आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, सोशियोलॉजी मतलब इसी में ही एजुकेशन में आपको गीता शायद पढ़ना पड़ेगा, इसी में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, गीता के सभी अध्याय के बारे में तब मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें इन्होंने बताया महात्मा गांधी जी ने कि शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। अर्थात शरीर की जो शक्तियां हैं, जो मन की शक्तियां हैं और जो आत्मा की शक्तियां हैं, इन सभी में जो निहित, जो सर्वोत्तम यानी कि उन सभी में निहित जो सबसे अच्छी शक्तियां, चाहे वो शरीर की शक्तियां हो, चाहे मन की शक्तियां हो और चाहे आत्मा की शक्तियां हो। और कैसी शक्तियों की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जो शक्तियां सर्वोत्तम हो, जो शक्तियां नंबर 1 हो, जो शक्तियां अच्छी हो। बुराई वाली शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, बालक के शरीर, बालक का मन, बालक की आत्मा, मनुष्य के शरीर, मनुष्य का मन, मनुष्य का आत्मा, सभी बात समझिएगा। तो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। व्यापक स्तर पर उसको प्रकट कर देना, यह बताया महात्मा गांधी जी ने। ये होती है शिक्षा की परिभाषा। पूरा का पूरा पाश्चात्य जगत इसी परिभाषा को सुन करके हिल गया होगा अगर किसी ने पढ़ा होगा। बड़ी जटिल परिभाषा और बड़ी सरल परिभाषा, दोनों तरीके से इस परिभाषा को हम समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने महात्मा गांधी के द्वारा दी गई यह परिभाषा शिक्षा के एग्जाम में लिख देते हैं, 100% आपको नंबर मिलने का चांस है। महात्मा गांधी की यह परिभाषा आप रख लीजिएगा कि शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। समझ में आ रही बातें? एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। एकदम से धुआं कर देना है पढ़ाई को, एकदम से हर एक सब्जेक्ट को। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 में पढ़ा दिया विस्तार से, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ा दिया आप चैप्टर 1, उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी एक चैप्टर पढ़ाया, क्या नाम है उसका, जियोग्राफी पढ़ा दिया, उसको देख लीजिएगा। और ये शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद होम साइंस का चैप्टर 1 में पढ़ा दूंगा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा दूंगा इसके बाद में, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों को अपने बुला लीजिएगा, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं छोड़ करके मत जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको शिक्षा तभी आएगी जब आप उसको समय देंगे। अर्थात शिक्षा शास्त्र ये सरल विषय वस्तु कोई नहीं है। शिक्षा शास्त्र जटिल विषय वस्तु है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए जब कोई व्यक्ति आता है और जब वो उसमें जी चुका होता शिक्षा को, तो और अच्छे तरीके से आपको बताता है। और लगभग मैं जो भी जितनी मेरी एज है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन जितनी भी एज है, मैंने अपनी सारा जीवन जो है, लगभग सारा जीवन का जितनी भी मेरी उम्र है, सब मैंने शिक्षा को समर्पित किया है, बस कि आप लोगों तक मैं पहुंच सकूं। और आप लोगों ने वो कर दिखाया है मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो है हमारी वाणी कहीं ना कहीं पे 4 लाख बच्चों तक पहुंच चुकी है। इसमें आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और मैं यही चाहता था, मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं यूट्यूब से, या फिर बहुत सारा जो है शिक्षा के जगत से मैं एक प्रकार से व्यापारीकरण उसका करूं। बिल्कुल ये मेरा मंतव्य नहीं है। मेरा मंतव्य ये है कि मेरी बातें जो मेरे विचार है, जिससे समाज आगे हो सकता है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया था। मेन बात मेरी यही थी। आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैंने हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया है मात्र 100 रुपए में, उसका मतलब मेरा ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊं उसका, इसीलिए मैंने सबसे कम रख दिया, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड लाना है और विधिवत तरीके से आपको पढ़ाना है। मैं अगर शिक्षा के बारे में बताऊं तो मैं उसको एकदम से चटक आपको लिखा दिखाई पड़े, यानी कि HD 4K अल्ट्रा में आपको वीडियो मिले। मैं ये चाहता हूं, जो आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं यही चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से आपको दिखाई पड़े, ठीक है। तो आप लोगों का बस यही साथ बना रहिएगा और इसी प्रकार से धुआं करते रहेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत आज तो दशहरा होगा, और आज दशहरा जो है ये राम और रावण का युद्ध नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये राम रावण का युद्ध नहीं था। ये नीति की अनीति पर विजय थी, ये धर्म की अधर्म पर विजय थी, और ये
अच्छाई की बुराई पर विजय थी, ना कि राम की रावण पर विजय थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से दशहरा में रावण को नहीं जलाया जाता, अपनी बुराइयों को जलाया जाता है, अच्छाइयों को समेटा जाता है। तो आज से आप अपनी जिंदगी की जितनी बुराइयां हैं उनको आप जला दीजिए। जिस प्रकार से भगवान राम के एक बाण ने रावण को जला दिया, उसी प्रकार से आप एक प्रतिज्ञा के बाण के माध्यम से पूरे की पूरी अपने जीवन की बुराइयों को त्याग दीजिए और एकदम नए प्लेटफॉर्म पर आकर के, नए स्तर पर आकर के अपने आप को एक नए सांचे में ढालने का प्रयास करें। भविष्य आपका स्वागत कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस स्वागत का अगर आप लोगों ने पूर्णतः लाभ नहीं उठाया, जिंदगी निकल जाएगी और कुछ हाथ नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बुराई को त्यागिए, अच्छाई को धारण करिए, और जब आप अच्छाई को धारण करेंगे, आगे चल करके जब आप अच्छे पोस्ट पर हो जाएंगे तो फिर बुराई भी करिएगा तो कोई आपकी बुराई को नहीं ध्यान रखेगा, बस वो अच्छा याद रखेंगी। एक छाप ऐसा छोड़ दीजिए पूरे संसार में जिस छाप के माध्यम से लोग आपकी छाप को ध्यान में रख करके हमेशा वो अपने छाप बनाने की तैयारी करते रहे। तो इस प्रकार से आपको होना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और शिक्षा की नेक्स्ट परिभाषा है आपकी शिक्षा वातावरण के अनुकूलन के रूप में। अर्थात कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वातावरण के अनुकूलन, वातावरण समझ रहे हैं, जो मनुष्य को चौतरफा ऐसी वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव जंतु, ऐसी वनस्पतियां जो कि हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसको वातावरण कहते हैं। और उसी वातावरण में अर्थात जो वस्तुएं हैं जिन्होंने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, उनमें हमको किस प्रकार से रहना है, हमको किस प्रकार से समायोजित होना है, उसी के रूप में शिक्षा का हम परिभाषा देखेंगे। यानी शिक्षा वातावरण के समायोजन करने में व्यक्तियों की मदद करती है। इस तथ्य पर बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी, जिनमें नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों बासिंग महोदय का, जिनमें नाम आता है बटलर महोदय का, जिनमें नाम आता है टी रेमंड का, जिसमें नाम आता है प्रोफेसर हॉर्न का। ये चार विद्वान ऐसे हैं जिनकी परिभाषा को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका सार निकलेगा कि इन सभी लोगों ने किस पर फोकस किया है कि शिक्षा वातावरण का अनुकूलन करने में बड़ी मदद करती है मनुष्यों की। ठीक है, चलिए तो बटलर की एक परिभाषा मैं देख लूंगा इस श्रृंखला में। बटलर मौर्य, बटलर वो नहीं है जो बल्ले से कमाल दिखाते हैं, वो बटलर दूसरे हैं भाई, ये बटलर दूसरे हैं। तो बटलर महोदय कहते हैं कि शिक्षा प्रजाति की, किसकी? प्रजाति की, आध्यात्मिक, कोई भी प्रजाति, मनुष्य की प्रजातियां होती हैं, ठीक है, तो उसी प्रजाति की शिक्षा क्या होती है? शिक्षा समूह क्या होती है? शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ साथ या संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है। क्रमिक सामंजस्य या कि वातावरण में व्यक्ति का एक क्रमबद्धता के साथ समायोजन करते चले जाना, ये सिखाने का काम शिक्षा ही करती है। ये बताया इन्होंने, क्या कहा कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ साथ, शिक्षा तो प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति है ही, शिक्षा के द्वारा प्रजाति लोग आध्यात्मिक शक्तियां, मतलब उससे अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, शिक्षा के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा शिक्षा का एक पक्ष ये है कि उसके साथ ही साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है। किसके बीच में सामंजस्य है? किसके बीच में सामंजस्य, तारतम्यता बताने का प्रयास यहां पर बटलर कर रहे हैं। वो तारतम्यता है वातावरण और मनुष्य। वातावरण, मैंने जब चैप्टर 1 जियोग्राफी का पढ़ाया था उसमें पर्यावरण और वातावरण के बारे में ही बताया था। अर्थात सामंजस्य कैसा? अर्थात शिक्षा के द्वारा ही ये मान लेते हैं मनुष्य है, ये मानकर प्रकृति है, इस दोनों को एक में मिलाने का या सामंजस्य करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और इसकी स्याही उड़ेगी नहीं, अर्थात ये बंद हो गया। अब ये क्या बन गया? एक प्रकार से सही तरीके से चलेगा। अगर इसको आप खोल देंगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अर्थात जब मनुष्य वातावरण से अर्थात पर्यावरण से संबंध नहीं रखेगा, सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा, तो फिर निरसन हो जाएगा मनुष्य का, कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, कोरोना ऐसी बहुत महामारियां आती रहेंगी और ऐसे जनधन हानि होती रहेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। तो भैया बटलर महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य होता है। समझ में आ गई बातें? आगे अगले व्यक्ति आते हैं
उनका मैं नाम आपको बताऊंगा। उनका नाम मतलब देखिए, शिक्षा समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के रूप में, यानी जो शिक्षा होती है वो समूह में परिवर्तन उत्पन्न करती है। शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन उत्पन्न होता है, चाहे वो समूहों की परिवर्तन की बात करें, चाहे समाज की परिवर्तन की बात करें, और चाहे किसी अन्य क्षेत्र में परिवर्तन की बात करें। परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वही समाज में, वही समूह में, वही समुदाय में, वही संस्थाओं में, वही समितियों में परिवर्तन का द्योतक बन जाता है। ओके, तो शिक्षा समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के रूप में बताया किसने? ब्राउन महोदय ने बताया। ब्राउन महोदय अकेले खड़े होते हैं डट करके और कहा कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। क्या होती है? चैतन्य रूप में, यानी कि एकदम से चैतन्य मतलब समझ रहे हैं, चैतन्य एक प्रकार से, जो एक प्रकार से हमेशा वो रहे, क्या बोलते हैं, सजग रहे हर चीजों के प्रति। तो शिक्षा चैतन्य रूप में एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। अनियंत्रित प्रक्रिया मतलब क्या होता है? जो नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। शिक्षा चैतन्य रूप में क्या है? एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है? उस अनियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाए जाते हैं। अर्थात जो शिक्षा अनियंत्रित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति के जो व्यवहार होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उस ह्यूमन बिहेवियर में चेंजमेंट आता है। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा आता है, शिक्षा के द्वारा आता है। और जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन होता है, तो जाहिर सी बात है, चूंकि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का जाल समाज होता है, तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। और जब भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन होगा, सामाजिक नियमों में परिवर्तन होगा, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन होगा, सामाजिक रूढ़ियों में परिवर्तन होगा, सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन होगा, इसी प्रकार से सामाजिक समूहों, सामाजिक समितियों, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से पूरे के पूरे समूहों में, पूरे के पूरे समाज में हर एक जगह पर परिवर्तन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन के साथ साथ समूह में, समाज में, संस्था में, सभी में परिवर्तन देख सकते हैं। शिक्षा की ये परिभाषा है। समझ में आ रही बातें? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने वीडियो देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चीज क्लियर हो गई आपकी? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चौथे विद्वान वो है जो कि शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण के विकास के रूप में, चूंकि आप देखिएगा शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अर्थात बालक जो छोटा सा होता है, नन्हा मुन्ना सा बाल गोपाल होता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा वो लोगों को समझने लगता है। क्योंकि आप देखते हैं शिक्षा के द्वारा ही वो कहीं ना कहीं पे चाहे सामाजिक मापदंडों को समझने की योग्य हो, चाहे सामाजिक रीति रिवाजों को समझने योग्य हो, चाहे कोई कानून को समझने योग्य हो, यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इसको बताया किसने? इसको बताने में मुख्य नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों टीपी नन महोदय का। बड़ी अच्छी परिभाषा है। पेस्टोलॉजी महोदय का, इनकी भी बड़ी अच्छी परिभाषा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। मैं अगर आपको बताऊं तो पेस्टोलॉजी की परिभाषा एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इनकी परिभाषा लिखी। नीचे यहाँ पर देखिएगा, पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास होता है। अर्थात जो मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो पहले के विद्वान थे उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति की या बच्चों की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनका सर्वांगीण बाह्य प्रकटीकरण ही क्या होता है? शिक्षा कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है। लेकिन यहीं पर पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि शिक्षा जो होती है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास होता है। ऐसी शक्तियां जो कि आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हीं आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका विकास भी होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ओके, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। इसके बाद में
पांचवा जो मुद्दा आता है शिक्षा दर्शन के विकासशील पक्ष के रूप में, अर्थात शिक्षा दर्शन के विकासशील पक्ष के रूप में मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर ये करूंगा। कुछ विद्वान ऐसे हैं, हालांकि इसमें लगभग समस्त विद्वान इस परिभाषा के साथ ही आपको मिलेंगे, क्योंकि दर्शन जो होता है विचारों का एक पुंज होता, मतलब विचार होते हैं और विचारों का पुंज शिक्षा होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति दार्शनिक बन सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो दार्शनिक नहीं होगा, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह विचारक नहीं होगा, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा शिक्षा शास्त्री नहीं कहलाएगा। अर्थात बिना शिक्षा के विचारों का किसी व्यक्ति का देना उचित नहीं, तर्क संगत नहीं माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही दर्शन का विकास संभव है। अर्थात बिना शिक्षा के दर्शन की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, और बिना दर्शन के शिक्षा की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, क्लियर हो गई बातें। अर्थात शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया, सभी लोगों का हो गया स्क्रीनशॉट भाई। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक प्रकार से शिक्षा की प्रकृति और उसी विशेषताओं को या शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में थोड़ा सा 5 पॉइंट हमने सोचा आपको बता देने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि शिक्षा क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा का विकास हमेशा होता रहता है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। ओके, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें गति होती, डायनामिक चीजें होती है, यानी कि एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रक्रिया। ठीक है, डायनामिक चीजें होती, गतिमान चीजें होती है। ओके, ये बात ध्यान रखिए, यानी गत्यात्मक प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, हमेशा वो डेवलप होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, चलती रहती है, गतिमान रहती है, रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, गत्यात्मक प्रक्रिया, यानी कि ये हमेशा गतिमान अवस्था में रहने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। दूसरी बात, क्योंकि जो भी विषय हमेशा प्रक्रिया मतलब जो गतिमान होती है वो वैज्ञानिक श्रेणी में रखते हैं, वो विज्ञान कहते हैं उसको। तो शिक्षा एक दृष्टि से विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। अगर प्रकृति की बात करूं खास करके तो विज्ञान की श्रेणी में भी आता है शिक्षा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और आर्ट यानी कि कला भी है, ये मिश्रण आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन ज्यादा ह्यूमैनिटीज का पक्ष इसमें मजबूत है और उसका कम है। ठीक है, साइंस वाला। तो शिक्षा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान से सीमित नहीं होता है। शिक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण भी होता है। अर्थात शिक्षा जीवन से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो कि हमेशा शिक्षा चलती रहती है। अर्थात केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं। केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा नहीं कहलाती है, शिक्षा के और भी पक्ष होते हैं, जिसको मैंने शुरुआत में ही समझा दिया। तीसरा पॉइंट इसका यह है कि शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। ये सार तो मैं बता रहा हूँ सारी बातें। शिक्षा क्या है, सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है, यानी सोशल डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया, ये सभी शिक्षाएं ही होती है। ओके, शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है, शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की जो है प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षा का अर्थ बालक की जो अंतःशक्तियां होती हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास, यही चीज हो गई। ठीक, तो ये भी मैंने आपको बताए रखा पहले से ही। और जो लास्ट पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट, शिक्षा एक क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। रॉस महोदय ने कहा कि जिस प्रकार से चुंबक के दो पक्ष होते हैं, दो धुरी होती है, इसी प्रकार से शिक्षा के भी दो पक्ष होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा की चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। ये शिक्षा के 5 पहलू हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई, चलिए शिक्षा की प्रकृति थोड़ा सा मैंने समझ ली है। एक प्रकार से विज्ञान भी कुछ तत्व इसके विज्ञान के श्रेणी में आते हैं, और अधिकतर शब्द जो इसके जो पहलू होते हैं वो आर्ट की तरफ हमको इशारा करते हैं। इसीलिए इसका नेचर अगर बात किया है तो वैज्ञानिक नहीं है, जो है सामाजिक, मतलब एक प्रकार से जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है उनसे ज्यादा बिलोंग करता है। लेकिन वैज्ञानिक तर्क भी कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा। अर्थात विज्ञान भी एक दो पक्षों में हम इसको कह सकते हैं, और मतलब आर्ट का विषय भी कह सकते हैं। अर्थात ये दोनों है। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक आपके लिए अनाउंस ये है कि अगर हिंदी साहित्य का कोर्स अभी भी आप लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य BA सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर
थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें हम बीए मतलब बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे तो आप मेरा नंबर है 9161936062। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा पर्सनल खुद का। कॉल वगैरह इस पर ज्यादा ट्राई मत करिएगा, कॉल मत करिएगा। ओके, इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप क्या करेंगे कि सर मेरा नाम ये है, अपना नाम लिख दीजिएगा, मेरा नाम ये है, मुझे हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। ठीक है, हिंदी का कोर्स जिसको चाहिए वो लोग मेरे पास एसएमएस करिएगा। मैं आपको जो है एक कोड सेंड कर दूंगा, एक स्कैनर सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसी स्कैनर को आपको कोई भी यूपीआई माध्यम, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं, मात्र और मात्र अभी भी 100 रुपए में ही रखा गया है, विशेष छूट पर था। मात्र और मात्र 100 रुपए में आपका पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा और भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह उसमें आपको हेल्प हो सकती है, शेयर करते रहेंगे हम। ठीक है, और भी सब्जेक्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, उसमें भी कुछ जो भी होगी। ठीक, और भी चीज जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी साहित्य कोर्स जिनको जिनको लेना है वो मात्र 100 रुपए आप उस कोड पर सेंड कर दीजिए, जो मैं आपके पास भेजूंगा। आप कहिएगा कि सर मुझे हिंदी साहित्य कोर्स लेना है, और आप जो है कोड सेंड करिए, या फिर मुझे हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है सर, तो मैं आपके पास वो कोड सेंड कर दूंगा। उस पर आपको 100 रुपए पे कर देने हैं, और उससे जो आपने पे किया, अगर आप नहीं चलाते हैं आप कोई किसी दूसरे से भी पे करवा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट हमारे पास उसका सेंड कर दीजिएगा इसी नंबर पर। स्क्रीनशॉट जैसे आप सेंड करेंगे आपको एक ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको क्लासेस मुहैया करवा दी जाएंगी। आपको क्लास वहां पर, जैसे कि हो सकता है डेली क्लास नहीं चलती है, एक दिन क्लास चलती है, और हो सकता है डेली भी क्लास चला दे मैं, मतलब कि डेली क्लास होगी। इस समय नवरात्रि चलती है, इस समय नहीं, नवरात्रि के कारण से डेली नहीं हो पा रही थी। बाकी हो सकता है आप डेली क्लास आपकी हिंदी की चलवा देंगे। ठीक है, तो डेली आप एक वीडियो पाते रहेंगे, उसका पीडीएफ पाते रहेंगे, यानी कि एक उसकी थोड़ी देर बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा। जैसे आप क्लास पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको पीडीएफ मुहैया करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका कोर्स ले सकते हैं हिंदी का। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी और सब्जेक्ट के तो मैं बिल्कुल आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रयास ही कर रहा हूँ। ठीक है, जितना भी हो सकेगा मैं सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर देने का प्रयास करता हूँ, आपको पता ही होगा। बाकी हिंदी का कोर्स मैंने सोचा कि एक ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, चूंकि डिजिटल बोर्ड वगैरह लेना है। और वैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कोर्स लिया नहीं है, तो आप सभी लोग कोर्स ले सकते हो भाई। वैसे मजा नहीं है, हिंदी पढ़ लीजिए विस्तार से एक बार। और बहुत ज्यादा आप लोग 100 रुपए में भी सोच रहे हो, चूंकि मैंने इतना कम कर दिया इसीलिए, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सके, ले सके। ठीक, चलिए, हालांकि जो भी आपकी इच्छा होगी करिएगा, 1% जरूर करिएगा। तो यहाँ तक आपने समझा। तो अब यहाँ पर आपका एक पहलू भी खत्म हुआ, शिक्षा का अर्थ अवधारणा, यानी कि उसका अर्थ, परिभाषा और प्रकृति समझ खत्म हुआ लगभग। अब हम सर चर्चा करेंगे किसके बारे में, दर्शन के बारे में। दर्शन शब्द की अगर बात की जाए, दर्शन, दरस परस मज्जन अरुपाना। दर्शन क्या होता है, दर्शन करना, दर्शन माने होता है एक प्रकार से देखना। हिंदी में दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, अब किसे देखना ये आगे चल करके पता चलेगा ना भाई, कि किसे हम देख रहे हैं। दर्शन माने एक प्रकार से होता है देखना, और अंग्रेजी में दर्शन को हम क्या कहते हैं, फिलोसॉफी। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं दर्शन को हम, क्या कहते हैं, फिलोसॉफी कहते हैं इसको। ओके, फिलोसॉफी जो है ये अपना किससे बना है भाई, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका फिलोस और दूसरा है सोफिया। ठीक है, सोफिया शब्द हो गया आपका, तो फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। तो ये आपका क्या है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं दोनों का अर्थ अगर मैं बताऊं तो इन दोनों के अर्थ को अगर आप सिंपल सी, यानी कि जो है ज्ञान के प्रति जिसको प्रेम होता है, यानी ज्ञान से प्रेम। ठीक, ज्ञान से प्रेम मतलब कि अगर मैं बताऊं इसके अर्थ के बारे में, शाब्दिक अर्थ तो हो गया आपका ज्ञान से प्रेम। अब ज्ञान से प्रेम कैसे होता है, फिलोस और सोफिया का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखा, व्यक्ति को देखा, किसी भी चीज को देखा, तो उसके प्रति आप उसको देख करके, दर्शन फिलोसॉफी का मतलब यही होता है कि किसी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके आप क्या करते हैं, उसके प्रति, उस वस्तु के प्रति आप क्या कर सकते हैं, प्रेम की दृष्टि से आप उसको देख करके और अपने ज्ञान का प्रयोग करके, प्रेम की दृष्टि से देखते हुए अपने ज्ञान का प्रयोग करके उसके बारे में कुछ बातें अगर बताएं, तो वही विचार, वही दर्शन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से फिलोसॉफी का ये थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ मैंने बताया।
अब इसके बारे में अगर आप कहिएगा तो मैं परिभाषाओं के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर कहें तो मैं आपकी परिभाषाएं भी बता दूंगा आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सोचिएगा। चूंकि क्लास बड़ी लंबी हो चुकी है और जो है क्लास आपकी लगभग पूरी हो चुकी, तो अब मैं सोच रहा था कि इसके बाद में इसकी परिभाषाओं को हम समझेंगे कि फिलोसॉफी क्या होती है। फिलोसॉफी खास करके दर्शन माने देखना होता है। और देखने की अगर मैं बात करूँ एक ओवरऑल की परिभाषा, छोटी सी परिभाषा, दर्शन माने किसी को देख करके प्रेम भाव से किसी को देख करके उसके प्रति जो ज्ञान के भाव या फिर आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है, वही खास करके आपका दर्शन फिलोसोफिया होता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात आप देखिएगा दृश्य धातु से हिंदी में, संस्कृत में देखेंगे तो दर्शन की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम दर्शन के अर्थ को तो यहाँ पर हमने जान ही लिया, छोटी सी चीजें। दर्शन की परिभाषा को भी हम जान लेंगे और दर्शन के बारे में अगर बताऊं तो उसकी प्रकृति के बारे में और उसका संबंध फिर लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक। दर्शन की प्रकृति के बारे में, दर्शन की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो कई सारे परिभाषाएं इसकी हम देख सकते हैं, चूंकि और प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे हर एक चीज की। हालांकि यहाँ पर अब समय थोड़ा सा कम है, अगर मैं परिभाषा बताने में लग जाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब परिभाषा को यहीं पर रोक देते हैं, कि देख लेते परिभाषा भी देख लें। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है समझ ही लेते हैं कि दर्शन की परिभाषा क्या है, अर्थात डेफिनेशंस ऑफ फिलोसॉफी, ठीक। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से मैंने 5 विद्वानों की परिभाषाओं को छांटा है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वैसे भी महत्वपूर्ण है ये दर्शन शास्त्र या दर्शन शास्त्र को समझने की दृष्टि से भी। तो इसीलिए मैंने इन परिभाषाओं को रखा। आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार विद्वानों ने दर्शन शास्त्र की परिभाषा को देते हुए क्या क्या बातें कही है और किन किन बातों का सहारा लिया है, किन किन तत्वों को समाहित करने का प्रयास किया अपनी परिभाषा में। ओके, चलिए। तो सबसे पहले नाम आता है प्लेटो। वैसे सबसे पहले नाम आप ग्रिलिंग की परिभाषा ले सकते हैं, लेकिन प्लेटो भी एक बड़े दार्शनिक है। मैंने ये परिभाषा ही नहीं कि सबसे पहले प्लेटो ने दी, उसका हेजल ने, फिर बर्ट्रैंड रसल ने, फिर ग्रिलिंग ने, फिर जेनी और कैथरीन ने, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी। ओके, और ना एक क्रमबद्धता आपको लिखनी है, बस जो भी परिभाषा आपको इनमें से अच्छी लग रही है, छोटी लग रही है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, उसको एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक। इसीलिए मैं 4-5 बता रहा हूं ताकि उनमें से आप 2 परिभाषा तो याद ही कर लो, ठीक। प्लेटो महोदय कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का, किसका, पदार्थों के यानी मटेरियल जो होती है उनके यथार्थ अर्थात वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक स्ट्रक्चर का, रियल स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन होता है। अर्थात जो पदार्थ होते जिसको आपने देखा, उसको देखने के बाद में उसका यथार्थ स्वरूप आप पहचान जाएं कि इसका वास्तविक रूप क्या है, ये वास्तविक रूप में है क्या, और क्या मैंने जो देखा वही सत्य है, तो इसका ज्ञान हो जाएगा, तो वही दर्शन होता है। अर्थात किसी वस्तु को देखें अगर हम, तो उसको देखने के बाद में उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही दर्शन कहलाता है। ऐसा किसने कहा, प्लेटो ने कहा। आगे चल करके एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों हेजट महोदय कहते हैं ठीक है प्लेटो जी, आपकी परिभाषा मानित है हम, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र यथार्थ का तत्व दर्शन है। क्या है, दर्शन शास्त्र यथार्थ का तत्व दर्शन है। अर्थात दर्शन शास्त्र जो होता है, जो विषय वस्तु पूरी है, यथार्थ का तत्व दर्शन कराता है, यानी कि यथार्थ चीजें होती हैं उन्हीं के एलिमेंट का दर्शन कराता है, उन्हीं के तत्वों का दर्शन कराता है, जो चीजें सत्य होती हैं, ठीक, वही दर्शन होता है। अगले विद्वान है बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही है। अर्थात अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन का मुख्य उद्देश्य भी क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि चाहे जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अध्ययन आप कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार से अन्य अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक इसी प्रकार से बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि जिस प्रकार अन्य विज्ञानों की भांति या मतलब अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन जो होता है, इसका भी मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करना ही होता है। अर्थात एक शब्द में कहें, ज्ञान की प्राप्ति करना ही अध्ययन होता है। किसी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी भी चीज को देख करके जो आपके मन में भाव या फिर जो विचार आते हैं, वही दर्शन है।
ठीक, ये चीज हो गई। ग्रेलिंग महोदय कहते हैं कि दार्शनिक खोज का लक्ष्य ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में प्रश्नों को समझना होता है। अर्थात जब भी आप दार्शनिक खोज का लक्ष्य रखे हो, उस दार्शनिक खोज के लक्ष्य में आप ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता और मस्तिष्क और मूल्य के बारे में जो प्रश्न आपको अगर आते हैं मन में और उसी प्रश्नों को आप समझा लेते हो तो आप एक दार्शनिक हो, और यही प्रकार की विचारधारा दार्शनिक विचारधारा कहलाती है। अर्थात ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में अगर आपने प्रश्नों को समझ लिया, उस प्रश्नों को जो कि सत्य के बारे में उठा, जो ज्ञान के बारे में उठा, जो तर्क के बारे में उठा, जो वास्तविकता के बारे में उठा, जो मस्तिष्क के बारे में उठा, जो मूल्यों को लेकर के आपके उनमें प्रश्न उठ रहे हैं, उनको ही अगर आपने समझ लिया, दर्शन हो गया वही, अर्थात दार्शनिक खोज वही हो गई। ओके, जैनी महोदय और कैथरीन संयुक्त परिभाषा रही है मिली जुली। इन दोनों ने कहा कि दर्शन जो होता है व्यक्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क और मानव प्रयोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन होता है। अर्थात दर्शन शास्त्र क्या करता है? व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, ज्ञान का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, तर्क का अध्ययन, मानव प्रयोजन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र का लक्ष्य होता है। इस प्रकार से ये 5 विद्वानों ने परिभाषा दी है। आपके बोर्ड पर ये परिभाषा लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे और भी चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ तक आपकी लगभग क्लास संपन्न हो चुकी मेरे हिसाब से। आप चैप्टर 1 लगभग समाप्त है। बस इसमें से 2 चीज, मतलब एक वीडियो लगभग 1 घंटे की और इसमें अभी इस चैप्टर में लगेगी, क्योंकि हमको क्या समझना है अभी इसमें हमको शिक्षा शास्त्र का शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति सबको मैंने बता दिया। अब इसकी जो प्रकृति अगर बात करें दर्शन शास्त्र की प्रकृति में खास करके अगर बताऊं मैं तो 2-3-4 चीजें आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि दार्शनिक दृष्टिकोण हो गया आपका, इसके अलावा समस्यात्मक दृष्टिकोण हो गया, इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं आपको, दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र की जो प्रकृति है वो दार्शनिक समस्याएं हो गई, दार्शनिक दृष्टिकोण हो गया और दार्शनिक प्रक्रियाएं हो गई, दार्शनिक विधियां हो गई, ये इसकी प्रकृति के अंदर रखेंगे। उसके बाद दर्शन शास्त्र के विशेष क्षेत्र पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और दर्शन और शिक्षा के बीच के जो संबंध है उस संबंधों को जानेंगे। तो इस प्रकार से एक वीडियो अभी और इस पर आने वाली है, मतलब एक चैप्टर 2 नाम से मैं, मतलब चैप्टर 1 तो ये है लेकिन उसको मैं चैप्टर 2 के नाम से ही जो है अपलोड करूंगा। ये बात अध्ययन रखिएगा। तो मैं अपने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, आपको पढ़ाने की सुविधा के हिसाब से चैप्टर को कैटेगराइज करूंगा और उसके हिसाब से बांटूंगा। परेशान नहीं होना है। लगभग आज आपने शिक्षा और दर्शन के अर्थ और परिभाषा को जान लिया और उसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दर्शन और शिक्षा की एक प्रकार से जो सामंजस्य है दोनों में जो संबंध है उनको जानने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड और भी मुख्य बातें जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको जानेंगे। तो इस प्रकार से क्लास आपकी लगभग समाप्त हुई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप सभी हमेशा साथ रखिएगा और ध्यान रखिएगा हमारा, और हम तो हमेशा आपका ध्यान ही रखते हैं। तो बस आपका प्यार, आपका दुलार इसी प्रकार से बना रहे, आपका साथ इसी प्रकार से हमेशा रहे। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ भाई, आपको तो पता ही है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी को गुड नाइट। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अपने घर में जितने फोन है सभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद।